मैं नाट्यशास्त्र पर कुछ बात करूंगा। प्रयास करूंगा कि मैं सरल ढंग से आपके सामने नाट्यशास्त्र का परिचय दे सकूं और उसके बाद नाट्यशास्त्र हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे, उसकी समकालीनता पर भी बात करेंगे। नाट्यशास्त्र एक किताब है, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि किताब का नाम है जो कि संस्कृत में लिखी गई। नाट्यशास्त्र का अर्थ क्या है कि नाट्य का जो शास्त्र है वह नाट्यशास्त्र है। नाट्य क्या है, जिसको अंग्रेजी में थिएटर कहते हैं। रंगमंच का सारा जो विधि विधान है अभिनय का, जिसमें कि नाटक, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग वो भी शामिल है, जो शास्त्र हम पढ़ाते हैं भरत मुनि का, उसके हिसाब से नाट्य में यह सभी आ जाता है। तो नाट्य एक तरफ तो हमारी परंपरा में काव्य का एक प्रकार है। काव्य जिसको कि अंग्रेजी में पोएट्री कह सकते हैं, हिंदी में काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। काव्य दो तरह के होते हैं हमारी परंपरा में, तो जो संस्कृत में बताया गया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दो प्रकार के काव्य होते हैं। तो दृश्य काव्य क्या है, ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं, जिसको हम दिखा भी सकते हैं और जिसको सुना भी जा सकता है। ऐसा मंच पर जिसको हम प्रदर्शित करते हैं और जिसमें आवाज़ भी होती है, वाचिक अभिनय जिसको कहते हैं, संवाद भी होते हैं, वह तो दृश्य काव्य कहलाता है। और श्रव्य काव्य जिसको कि हम पढ़ते हैं, तो पाठ्य काव्य नहीं कहा, पढ़ा जाने वाला नहीं कहा, सुना जाने वाला काव्य उन्होंने कहा, क्योंकि पहले किताबें तो छपती नहीं थी उस ज़माने में जब ये सब कॉन्सेप्ट बने। तो उन्होंने श्रव्य काव्य जो कि सुनी जाने वाली कविता, एक देखी जाने वाली कविता, एक सुनी जाने वाली कविता, दो तरह की कविताएँ हुई। जो श्रव्य काव्य है वही, उसमें सारे नाटक आ जाते हैं, उसी को रंगमंच पर नटन किया जाता है तो वह नाट्य कहलाता है वही। तो उसमें जो स्क्रिप्ट है वो शामिल है, उसका जो शास्त्र है वो नाट्यशास्त्र है। तो व्यापक अर्थ में तो सारे रंगमंच का, जिसमें कि नाटक की कविता, नाटक का टेक्स्ट वह भी शामिल है, और जितनी उसकी कला है, जिसमें कि उसका संगीत, अभिनय, वो सब सम्मिलित है, उसका जो शास्त्र है वो नाट्यशास्त्र कहलाएगा। और एक किताब का नाम भी नाट्यशास्त्र है, जो कि नाट्यशास्त्र विषय पर लिखी गई है। ये दो अर्थ हो जाते हैं। एक व्यापक अर्थ है नाट्यशास्त्र का, जिसमें कि ड्रामेटर्जी, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स सारे विषय सम्मिलित हैं, और उस विषय को लेकर लिखी गई किताब का नाम भी नाट्यशास्त्र है, जिसके कि रचयिता भरत मुनि माने जाते हैं। उस पर बहुत सारे सवाल हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे कि भरत मुनि कौन थे, क्या सचमुच में उन्होंने किताब रची है, यह सब। नाट्यशास्त्र जो किताब है उसके बारे में मैं एक बात अक्सर ये कहता हूँ, उसको मैं यहाँ भी दोहरा दूँगा कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संस्कृत के 5 प्राचीन ऐसे महान ग्रंथों के नाम बताइए जिनका कि भारतीय संस्कृति के मूलाधार रचने में और विश्व संस्कृति के निर्माण में भी विलक्षण योगदान रहा है, तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद, क्योंकि मैं कालक्रम से टाइम के हिसाब से नाम ले रहा हूँ। तो सबसे प्राचीन किताब, जो दुनिया की सबसे प्राचीन किताब है, उससे पहले तो दुनिया में कोई किताब लिखी नहीं गई, रची नहीं गई, तो ऋग्वेद, उसका विश्व संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का भी मूल आधार बहुत कुछ वह है। उसके बाद रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई संस्कृत भाषा में। उसके बाद महाभारत, तीसरी किताब। उसके बाद चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत में ही, राजनीति के निर्माण में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। हम गए भारत के बाहर के एशिया के देशों में, जैसे थाईलैंड है, तो वहाँ अर्थशास्त्र के हिसाब से राजा लोग शासन करते हैं। उस अर्थशास्त्र को वहाँ समझने सीखने की कोशिश करते रहे हैं बहुत पुराने ज़माने से, 7वीं 8वीं शताब्दी से। तो चौथी किताब तो ये हुई, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत के बाद चौथी किताब अर्थशास्त्र हुई। और 5वीं किताब जो है वो नाट्यशास्त्र है। 5वें नंबर पर समय के हिसाब से आती है, कम महत्व की है इसलिए 5वें नंबर पर नहीं आती है। तो नाट्यशास्त्र का महत्व विश्व संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ा महत्व है, कला जगत में, कला संस्कृति के निर्माण में। और भारतीय संस्कृति, भारतीय कला परंपरा, वह भी नाट्यशास्त्र लगभग 2000 वर्षों से, 2500 वर्षों से नाट्यशास्त्र उसका एक स्रोत रहा है, मुख्य स्रोत रहा है, और अभी भी है। तो ये नाट्यशास्त्र के बारे में मोटी जानकारी के रूप में हमने कहा।
अब नाट्यशास्त्र कैसे हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, उस पर जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि नाट्यशास्त्र 12वीं-13वीं शताब्दी तक तो हमारे देश में, सारे देश में कला परंपरा में रंगकर्मियों के लिए, संगीत वालों के लिए, काव्य रचने वालों के लिए, काव्यशास्त्र के लिए एक बहुत बड़े प्रमाण ग्रंथ के रूप में, जिसको सोर्स बुक कहते हैं, उसके रूप में पढ़ा जाता था, खूब इसका व्यवहार होता था। लेकिन कई कारणों से ये धीरे धीरे साइड ट्रैक हो गया, इसको भूलने लग गए लोग। और ये हुआ कि नाट्यशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने की परंपरा कम से कम उत्तर भारत में तो लगभग ख़त्म हो गई। 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद, आज से 600-700 साल पहले से ये हालत हुई कि नाट्यशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कम होते गए, कई परंपराओं की कड़ियाँ टूट गईं। तो नाट्यशास्त्र का पढ़ना पढ़ाना कम हुआ, तो उसका जो जीवंत परंपराएं थीं, जीवंत परंपराएं उसकी रंगमंच में थी। तो जो रंगमंच था नाट्यशास्त्र के आधार पर, संस्कृत नाटक या भाषाओं के नाटक खेलने का जो रंगमंच था, पारंपरिक रंगमंच, संस्कृत रंगमंच, पारंपरिक भारतीय रंगमंच, उसकी भी कड़ियाँ कुछ टूट गईं, ख़ासतौर से उत्तर भारत में। और ये 19वीं शताब्दी में एक सिलसिला शुरू हुआ कि फिर से नाट्यशास्त्र को हमने हासिल करने का प्रयास किया। तो नाट्यशास्त्र एक तरह से खोई हुई चीज़ है जो कि हमें फिर से मिली। वो हमारे लिए बहुत कीमती भी है। और क्यों कीमती है, इसकी चर्चा करने के लिए थोड़ा सा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास में हम जाते हैं। एक सर विलियम जोन्स थे जो कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश होकर के आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जब कायम हुआ कलकत्ता में, ख़ास तौर से बंगाल में शुरुआत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पांव पसारे तो उन्होंने जब अपना राज कायम किया तो सर विलियम जोन्स को मुख्य न्यायाधीश के रूप में बुलाया गया। 1784 में उन्होंने कदम रखे जहाज़ से उतरकर कलकत्ता के पोर्ट पर। वो विलक्षण मेधावी व्यक्ति थे। जो कुछ उपनिवेशवादी नीतियाँ रही हैं, अंग्रेज शासन की जो बुराइयाँ रही हैं, उनकी चर्चा करने का समय यहाँ नहीं है। लेकिन सर विलियम जोन्स जो है संसार की सबसे बड़ी विभूतियों में से एक हैं और अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनको करीब 27 भाषाएं आती थीं और ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच पर तो अच्छी उनकी मास्टरी थी ही। इनसे वो अनुवाद अंग्रेजी में कर चुके थे, कविताएं लिख चुके थे, बहुत कवि के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी। ला की एक बड़ी अथॉरिटी वो माने जाते थे। 26 साल की उम्र उनकी उस समय थी। उनकी किताबें लंदन की, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में ला की किताबें उनकी चलती थीं। तो वो आए, जब उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने संकल्प किया कि संस्कृत मुझे नहीं आती, संस्कृत में सीखूंगा। तो 26-27 भाषाएं जो वो जानते थे उसमें एक भाषा उन्होंने संस्कृत का और अभ्यास किया। फिर उन्होंने पता किया कि संस्कृत में साहित्य क्या है और उन्होंने पंडितों से उनका संवाद होने लगा, संस्कृत में बातचीत होने लगी। 2-3 महीने में ही उन्होंने संस्कृत ऐसी सीख ली कि वो पंडितों से बातचीत कर सकते थे। तो उन्होंने पूछा कि संस्कृत में तो कानून की तो किताबें बहुत हैं, धर्मशास्त्र की किताबें तो बहुत हैं, हमने तो इसीलिए सीखी कि हमको मजिस्ट्रेट के रूप में कानून की किताबें संस्कृत की चाहिए, लेकिन हम तो कविता काव्य में भी थोड़ी हमारी दिलचस्पी है, तो कोई कविता की किताबें, नाटक की किताबें संस्कृत में हो तो बताइए। उनको पंडितों ने बताया कि बहुत है, नाटक तो संस्कृत में कई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा वो बताइए। तो पंडितों ने उनको बताया कि अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का सबसे बढ़िया नाटक है। तो उन्होंने उसकी पोथी प्राप्त की। किताबें उस समय तक संस्कृत की छपती नहीं थी, कोई किताब छपी नहीं थी संस्कृत की उस समय तक। हालांकि छापा खाना आ चुका था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 16वीं शताब्दी में ही प्रिंटिंग की टेक्निक आ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान में छपाई थोड़ा बाद में शुरू हुई। चीन में और इंग्लैंड वगैरह में कुछ पहले शायद शुरू हो चुकी थी, लेकिन संस्कृत की कोई किताबें छपी हुई 1788 तक मेरी जानकारी जहाँ तक कि कोई किताब छप कर के आई ही नहीं थी। पोथियाँ, हाथ की लिखी पोथियों से पढ़ाई होती थी, मुश्किल से पोथियाँ मिलती थीं, पंडितों के घरों में रहती थीं या लाइब्रेरियों में रहती थीं। तो पोथी उनको, हस्तलिखित पोथी सर विलियम जोन्स को अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मिली, उसको उन्होंने पढ़ा, पढ़ कर के बहुत मुग्ध हुए, प्रभावित हुए। उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद के सहित, अंग्रेजी अनुवाद के साथ 1789 में सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल का
संस्करण किताब के रूप में पहली बार एक छपी हुई किताब उसकी सामने आई। मैं यह कहता रहता हूँ कि ये संसार के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, जिसके बाद से दुनिया बदल गई। दुनिया वो नहीं रह गई जो शाकुंतल के छपने के पहले थी। शाकुंतल जब छप के आया उससे क्या क्या तब्दीलियाँ हुई उन पर चर्चा करने का यहाँ वक्त नहीं है, क्योंकि यूरोप बदल गया, यूरोप की कविताएं बदल गईं, गेटे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने जो आखिरी नाटक अपना लिखा है उस पर शाकुंतल का असर है। हिंदुस्तान के बारे में दृष्टि बदल गई और बहुत कुछ हिंदुस्तान में परिवर्तन हुआ। एक किताब के छप जाने से दुनिया बदल जाती है, हमें पता नहीं चलता है असल में, क्योंकि हम टीवी पर जो न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो हो रहा है, लेकिन ये जो होता है किताब के छप जाने से वो अंदर अंदर होता है, उसका दूरगामी असर बहुत ज़्यादा होता है। 200 साल में शाकुंतल ने जिस तरह से दुनिया को बदला है, उससे दुनिया में जो तब्दीलियाँ हुई हैं बहुत दूरगामी प्रभाव उससे हुआ संस्कृति पर, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सागर में जो लहरें ऊपर ऊपर रहती हैं वो दिखाई देती हैं, सागर में जो अंदर हलचल होती है वो हमें नहीं दिखती। लेकिन शाकुंतल 1789 में जो छपा उसकी भूमिका में जो सर विलियम जोन्स ने यह भी लिखा कि मुझे पता चला कि नाट्यशास्त्र नाम की कोई किताब संस्कृत में है, वो मुझे नहीं मिली। वो मिल जाती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसका तो थिएटर अलग है, इसकी नाटक की स्ट्रक्चर अलग है, हमारे यहाँ जो नाटक होते हैं उनसे थोड़ा अलग तरह का नाटक है। तो इसको समझने के लिए इन लोगों का शास्त्र समझ में आना चाहिए, लेकिन वो शास्त्र तो हमको मिला नहीं। लेकिन नाटक तो बहुत बढ़िया है और यूरोप सारा मुग्ध हुआ, चमत्कृत हुआ, क्या क्या शाकुंतल के बारे में कहा गया है। दुनिया के कवियों ने, दार्शनिकों ने कहा कि ठीक है वेद पुराण दर्शन के ग्रंथ इनके पास हैं, लेकिन ऐसा बढ़िया नाटक इनके पास है, ये तो हमें पहली बार पता चला। तो हिंदुस्तान की इमेज बदल गई उस नाटक के सामने आने से। लेकिन सर विलियम जोन्स ने जो कहा कि नाट्यशास्त्र नहीं हमें मिला, तो नाट्यशास्त्र की खोज शुरू हुई। तो आधुनिक संसार में लगभग 200 सवा 200 साल 250 साल पहले नाट्यशास्त्र की खोज कैसे शुरू हुई इसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ज़्यादा तफसीलों में नहीं जाएंगे विस्तार में, और धीरे धीरे उसकी पांडुलिपियाँ कहीं मिली। कुछ ग्रोसे फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने कुछ अध्याय छापे, फिर लुई रेनो थे, उन्होंने कुछ अध्याय छापे। इस सब की कथा जो मेरा नाट्यशास्त्र विश्वकोश है उसमें आपको विस्तार से मिल सकती है। 1894 में मूल संस्कृत में निर्णय सागर से काव्यमाला सीरीज में पूरा नाट्यशास्त्र छप करके आया, कोई अनुवाद उसका नहीं, केवल संस्कृत में वो छपा हुआ है। तो आप लगा लीजिए कि 1894 के साल में पहली बार नाट्यशास्त्र की पूरी किताब छप करके आई। कुल मिलाकर के 100 साल 125 साल मुश्किल से हुए जब संसार को छपी हुई हालत में छपी हुई किताब के रूप में नाट्यशास्त्र प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर उसका प्रामाणिक संस्करण छपा, अनुवाद तो और भी बहुत बाद में उसके सामने आए। तो 50 साल लगभग हुए हैं कि अनुवाद के रूप में भी हिंदी में, अंग्रेजी में नाट्यशास्त्र की किताबें अब मिलती हैं। इन 150 सालों में नाट्यशास्त्र ने पूरी संसार की कला की दुनिया को बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ उससे परिवर्तन हुए, और भारत की जो कला परंपरा है, रंगमंच की परंपरा है, उसकी तरफ ध्यान गया कि एक ऐसी किताब हिंदुस्तान में है जो कि एक मुकम्मल संपूर्ण शास्त्र रंगमंच का जिसमें बताया गया है। तो कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया, जो बड़े बड़े रंगकर्मी हैं उनका भी ध्यान उसकी तरफ गया। उस सब का यहाँ पर विस्तार से विवेचन मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसके साथ में यह भी विचार शुरू हुआ कि जो नाट्यशास्त्र में कला चिंतन है और जो सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन है और जो नाटक को खेलने की तकनीकें बताई गई हैं, अभिनय की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, क्या वो अभी भी कारगर हैं? क्या उनके हिसाब से संस्कृत नाटक खेल सकते हैं या संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं के नाटक खेल सकते हैं? तो उसकी तरफ ध्यान गया। तो उससे एक सिलसिला शुरू हुआ संस्कृत के पंडितों और रंगकर्मियों के बीच में संवाद का। कई रंगकर्मियों ने समझने की कोशिश की कि भाई ये शास्त्र क्या है, इसको किताब पहले पढ़ी जाए और समझा जाए कि ये क्या बता रहे हैं और क्या इससे नाटक की धारा बदल जाती है। तो ऐसा पाया गया कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि काम का हो सकता है और इसकी पद्धति दूसरी है। तो जो हम यूरोप की पद्धति से जो नाटक अभी तक खेल रहे हैं
यथार्थवादी शैली में प्रोसेनियम थिएटर पर, जो चौखटे का रंगमंच है, उस पर जिस तरह से हम नाटक खेल रहे हैं, उसकी बात ये नहीं करता। ये किताब जो है वो प्रोसेनियम थिएटर का विवेचन नहीं करती, एक अलग तरह के रंगमंच की ये बात करती है। और संस्कृत नाटक जो पारंपरिक भारतीय नाटक है, उसको खेलने के लिए नाट्यशास्त्र जो तरीके बताता है, जो प्रविधियाँ बताता है, वो शायद ज़्यादा सही होंगी, ऐसा अनुभव किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर के नाट्यशास्त्र की जो खोज है उसका छोटा सा इतिहास यह है, और थोड़ा सा उस किताब के बारे में भी मैं बता देता हूँ। संस्कृत में एक किताब है, इसमें 37 अध्याय हैं, कहीं कहीं 36 अध्याय भी कहे जाते हैं। 36वें अध्याय के ही 2 भाग कर लिए गए हैं तो 37 अध्याय हो जाते हैं। क्यों किए गए उसका एक अलग इतिहास है, वो ज़्यादा फिर उसमें दार्शनिक विवेचन करना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ये जो 37 अध्याय हैं, इसमें नाटक कैसे उसका जन्म हुआ भारत की धरती पर, इसके बारे में विवेचन किया गया है। इसमें नाटक का प्रमाण क्या है, उसको कैसे पहचाने कि अच्छा नाटक है, उसके कितने अंग होते हैं रंगमंच के, ये सवाल शुरू में उठाए गए हैं। और क्या क्या इसमें अंग होते हैं, ये सवाल उसमें उठाया गया है। उसके बाद जो अंग होते हैं वो बताते हैं, तो 11 नाटक के या रंगमंच के अंग भरत मुनि इसमें बताते हैं, उनका विवेचन इसमें किया गया। उस पर थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो 11 नाटक के अंग हैं, उनका रंगमंच के जो 11 कंपोनेंट्स हैं, उनका इसमें फिर विस्तार से विवेचन किया गया है। और जितनी भी रंगमंच के अंतर्गत कैटेगरीज या कोटियाँ हो सकती हैं, उन सब का विवेचन इसमें किया गया है। तो ये कला शास्त्र का, रंगमंच का, नाटक का, जिसमें कि अभिनय, संगीत, नृत्य और नाटक का आलेख, नाटक की संरचना, ये सारी बातें सम्मिलित हैं, उन सब का यह एक सर्वांगीण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और इतना पुराना, इतना बड़ा, इतना समग्र ग्रंथ अन्य किसी देश में इसके पहले कभी तैयार नहीं किया गया, ना बाद में तैयार किया गया। तो 2500 साल पहले कम से कम हमारे देश में एक ऐसी किताब लिखी गई जो नाटक और रंगमंच, कला शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, इन सब को लेकर के एक संपूर्ण विवेचन करती है। और 2000 साल तक वो हमारी कला परंपरा की दुनिया में एक स्रोत ग्रंथ के रूप में, एक सोर्स बुक के रूप में काम में आती रही। ऐसी कोई किताब अन्य किसी देश में नहीं लिखी गई, तैयार नहीं की गई। अरस्तु का काव्यशास्त्र है, उन्होंने ट्रेजडी के बारे में भी कहा है, हीरो कैसा होता है सब बताया है। उन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं, बिगनिंग है, डेनोमेंट है, और इस तरह की जो ट्रेजडी के की जो पहचान है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ये सब थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इतना विस्तार से नाटक के बारे में, रंगमंच के बारे में और एक संपूर्ण विवेचन बहुत प्राचीन काल से, जिसकी खूबी यह है कि नाट्यशास्त्र जब तैयार किया गया तो लगभग 2000 साल की, 2500-3000 साल की एक परंपरा, जिन लोगों ने नाट्यशास्त्र तैयार किया, भरत मुनि ने यदि उसको बताया तो उनके सामने एक बड़ी परंपरा थी, बहुत पुरानी। उस सब को सामने रख कर के और एक मानक उन्होंने तैयार किया रंगमंच के लिए, नाटक के लिए उन्होंने एक मानक तैयार किया, और आगे के आने वाले समय के लिए जिससे कि एक नमूना प्रस्तुत किया जा सके। तो कुल मिलाकर के नाट्यशास्त्र की यह विशेषता है। और उसका फिर से मिल जाना लगभग उसी तरह से है कि जैसे भारत की ही पहचान खो गई है, भारत की कला परंपरा की, और उसको फिर से हम हासिल कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल की हमने चर्चा की, तो उसमें शकुंतला की अंगूठी गुम जाती है, तो शकुंतला की पहचान गुम जाती है, उसको फिर नहीं पहचान पाता है उसका प्रेमी जो दुष्यंत है। तो उसी तरह से भारत की जो कला परंपरा है, नाट्यशास्त्र उसकी
उसके लिए शकुंतला की अंगूठी की तरह से है। वह जब गुम गया था तो हमारी कला परंपरा की पहचान एक तरह से गुम हो गई थी, उसको हम फिर से हासिल नाट्यशास्त्र के द्वारा कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब नाट्यशास्त्र के साथ किस तरह से बर्ताव हमारे समय में किया जा रहा है और उससे क्या सीख सकते हैं हम, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो रंग कर्म से जुड़े हुए, नाटक की दुनिया से जुड़े हुए या काव्य कला की दुनिया से जुड़े हुए दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जिनको जानकारी है, जिन्होंने पढ़ा है और जो उसकी आवश्यकता समझते हैं, उसकी ज़रूरत समझते हैं, उसके हिसाब से उसको अपने व्यवहार में, रंगमंच के व्यवहार में वो उतारने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कि नाट्यशास्त्र की कोई जानकारी नहीं है और नाट्यशास्त्र की कोई ज़रूरत भी उन्हें महसूस नहीं होती। वो कह सकते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो रंगमंच कर ही रहे हैं, हमने NSD का डिप्लोमा ले लिया, हमने नाटक रंगमंच की ट्रेनिंग ले ली, हम बढ़िया नाटक कर रहे हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ करके उसके हिसाब से सीखें। हमने स्तानिस्लावस्की का मेथड हमने हमारे कोर्स में था, हमने पढ़ लिया। ब्रेख्त के बारे में हम जानते हैं और भी जो कुछ नया हो रहा है विश्व रंगमंच में उसके बारे में हम जानते हैं। तो नाट्यशास्त्र की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा रंगमंच के जो पढ़ाने वाले हैं बड़े बड़े प्रोफेसर वो भी कहते थे हमसे, और उन्हीं के जो सहकर्मी थे वो कहते थे कि नहीं, नाट्यशास्त्र की तो बहुत ज़रूरत है। तो दोनों ही तरह के नाट्यशास्त्र को लेकर के दृष्टिकोण हमारे सामने रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नाट्यशास्त्र थोड़ा समझ करके रंगमंच में उसको बरतने की, रंगमंच में उसको व्यवहार में उतारने की कोशिश की, उनकी कोशिशें देख करके हमको लगता है कि हाँ, भारतीय रंगमंच का एक जो अलग स्वरूप हो सकता है, जो अलग एक पहचान हो सकती है, वो नाट्यशास्त्र की समझ के द्वारा आ सकती है। तो जब नाट्यशास्त्र पर अध्ययन शुरू हुआ, रिसर्चें शुरू हुई और उसका कुछ हमारे अध्ययन अध्यापन में, विद्वत चर्चाओं में, शैक्षणिक जगत में उसके बारे में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी और रंगकर्मियों का भी ध्यान उसकी तरफ गया। तो कुछ रंगकर्मी ऐसे फिर हमारे सामने आते हैं, ख़ासतौर से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1960-70 के बाद, जो कि नाट्यशास्त्र की समझ के साथ में नाटक कर रहे हैं। जैसे विजया मेहता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंच बना करके कुछ नाटक किए, खासतौर से संस्कृत नाटक किए। मुद्रा राक्षस का मराठी अनुवाद उन्होंने किया, अभिज्ञान शाकुंतल का मराठी अनुवाद उन्होंने किया। ये दोनों चूँकि उनके मैंने देखे हैं, तो जिन्होंने देखा है वो ये मानते हैं कि हाँ, भरत मुनि के द्वारा जो शास्त्र का विधान बताया गया है और जो रंगमंच बताया गया है उसके अनुसार नाटक करें तो खिल जाता है, नाटक ज़्यादा खूबसूरती से सामने आता है। क्योंकि जिन्होंने संस्कृत नाटक लिखे हैं वो इस विधि विधान को जानते थे, नाटक कैसे खेले जा रहे हैं उनके समय में इसको जानते थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना नाटक तैयार किया। उस रंगमंच को उन्होंने ध्यान में रख कर के नाटक लिखा है। पारंपरिक जो भारतीय रंगमंच है वो नाट्यशास्त्र की परंपरा का रंगमंच है। लोकनाट्य भी यदि हैं तो बहुत कुछ नाट्यशास्त्र से जुड़ते हैं। उनकी प्राण शक्ति, उनमें जो जीवन है वह नाट्यशास्त्र की परंपरा से आता है। भले ही जो भवई करते हैं, गरबा करते हैं और भी जो पारंपरिक रंगमंच लोकनाट्य करते हैं, उनको नाट्यशास्त्र की किताब के बारे में पता ना हो, लेकिन किताब के बारे में पता ना होने पर भी उसके संस्कार उनके भीतर हैं, उसकी परंपराएं चली आ रही हैं। उनको जब हम देखते हैं और नाट्यशास्त्र को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, वो परंपराएं वहाँ किस प्रकार से चली आ रही हैं। तो विजया मेहता का एक नाम हम ले सकते हैं। शांता गांधी 1960 के आसपास उन्होंने कुछ प्रयोग कराए संस्कृत नाटकों के, वो नाट्यशास्त्र का अध्ययन करके उसके अनुसार उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की। उसके बाद में कुछ और रंगकर्मी आ जाते हैं। उसमें एक गिरीश रस्तोगी, उन्होंने कोशिश की कि एक आधुनिक नाटक को भी नाट्यशास्त्र के अनुसार खेलने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास था, उसका नाट्य रूपांतर किया और उसको उन्होंने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर खेलने की कोशिश की। इस तरह से प्रयास फिर होने लगे। बाद में रीता गांगुली ने त्रिधारा, उन्होंने एक प्रयोग किया NSD में, उसमें संस्कृत के 3 नाटक खेले गए
वो नाट्यशास्त्र के जो अभिनय के विधान हैं, नाट्यशास्त्र सम्मत जो थिएटर या नाट्य मंडप है, उसको फिर से बना करके उस पर प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने किया। और भी फिर बाद में रंगकर्मी आ जाते हैं जो हमारे समय में काम अभी तक कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे थे, जैसे कि कावलम नारायण पणिक्कर, हाल में उनका देहांत हो गया, बड़ा नाम है। उन्होंने नाट्यशास्त्र को समझ करके उसके अनुसार नाटक प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हालांकि केरल के जो पारंपरिक रंगमंच हैं, थेय्यम है, कुडियाट्टम है, कथकली है, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ लिया। पर ये जो पारंपरिक भारतीय रंगमंच हैं, जो थेय्यम है या कुडियाट्टम है, कथकली है, उनमें भी नाट्यशास्त्र बहुत ज़्यादा संक्रांत हुआ है। और कुडियाट्टम में तो वहाँ के जो चाक्यार हैं वो नाट्यशास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। वहाँ के जो आचार्य हैं, मणिमाधव चाक्यार हुए या दूसरे जो चाक्यार आचार्य हैं, वो नाट्यशास्त्र की पोथी उनके पास तो थी ही। केरल में नाट्यशास्त्र पढ़ाने की परंपरा चाक्यारों में चली आ रही थी। गुरुकुलों में भले ही ख़त्म हो गई हो, पंडितों के बीच में भले ही ख़त्म हो गई हो 18वीं शताब्दी आते आते, 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, लेकिन जो केरल के रंगकर्मी थे, पारंपरिक रंगकर्मी थे, उनके पास नाट्यशास्त्र की पोथी थी संस्कृत में, उसको पढ़ते पढ़ाते थे। तो ये जो कुछ पारंपरिक रंगमंच हैं, उनसे भी शक्ति लेकर के, उनसे भी कुछ तत्व लेकर के कावलम पणिक्कर ने अपना एक रंगमंच तैयार किया और नाट्यशास्त्र को उन्होंने फिर से जीवंत किया। काफ़ी कुछ उन्होंने नाट्यशास्त्र से भी खाका अपने रंगमंच का लिया और बड़े रंगकर्मी हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व रंगमंच में एक बड़ा नाम कावलम का है। उसके बाद और भी कई रंगकर्मी आते हैं जिन्होंने कि नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बना करके उसके विधि विधान से नाटक खेलने का प्रयास किया। उसमें कमल वशिष्ठ मध्य प्रदेश में ही थे। उन्होंने मूल संस्कृत में कुंदमाला या मृच्छकटिकम की प्रस्तुति नाट्यशास्त्र सम्मत विधि विधान से कराई। अच्छे प्रयोग उन्होंने कराए। सी राजेंद्रन जो NSD में प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने भी विक्रमोर्वशीयम और दूसरे नाटकों का, उत्तर रामचरित का निर्देशन किया और नाट्यशास्त्र सम्मत जो अभिनय पद्धतियां हैं उनका उपयोग करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये हमारे आधुनिक रंगमंच के व्यवहार में नाट्यशास्त्र धीरे धीरे कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, ऐसा हम देखते हैं। फिर भी सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे पास रंगमंच है और हम नाटक करते आ रहे हैं, हमने रंगमंच और नाटक की ट्रेनिंग ली है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमने MA भी किया है और हमने या डिप्लोमा हमने किया है और हम नाटक करा ही रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी पुरानी किताब हो गई है, 2500 साल पुरानी, वो क्या काम की अब रह गई है, हमारे लिए आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए हम उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी क्या समकालीनता है, इस पर थोड़ा सा विचार अब करेंगे। एक तो उसकी ज़रूरत बड़े बड़े साहित्यकारों ने महसूस की, केवल रंगकर्मियों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने ही नहीं, बल्कि जो हमारे समय के मूर्धन्य साहित्यकार थे, उन्होंने महसूस की कि जो रंगमंच का विधि विधान हमें बताया जा रहा है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ, या पारसी लोग, उन्होंने कुछ पारसी नाटक मंडलियाँ बनाई, तो कुछ लोकनाट्य भारत के हैं उनसे लेकर के, और जो विक्टोरियन थिएटर था, वो पर्दे वाला जो थिएटर था, प्रोसिनियम थिएटर, उसको अपना करके उन्होंने पारसी रंगमंच एक बनाया। तो वो हमारे लिए संतोष नहीं देता है और हमें भारतीय रंगमंच की खोज करनी चाहिए। तो ऐसे 3 मूर्धन्य साहित्यकारों को कम से कम मैं जानता हूँ। उनके मैंने निबंध भी इस दृष्टि से जो उन्होंने लिखे हैं उनको पढ़ा है, जिन निबंधों में उन्होंने कहा है कि भारतीय रंगमंच की खोज फिर से होनी चाहिए। जो रंगमंच हम इस समय देख रहे हैं वो हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। उसमें बड़े साहित्यकार एक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनके रंगमंच पर निबंध हैं, और उनको यदि आप पढ़ेंगे और नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भरतमुनि जो कह गए हैं उसको बहुत काव्यात्मक भाषा में सुंदर ढंग से रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि सबको हटा दो, ये जो पर्दा बार बार ड्रॉप कर्टेन आता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रंगमंच पर व्यवधान है, शरीर अभिनेता का दिखे, अभिनेता सामने आना चाहिए और वो दुनिया रचता है, वही रंगमंच हमें चाहिए। यही कुल मिला के भरतमुनि भी कह रहे हैं। रंगमंच शीर्षक निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और भी उनके निबंध हैं। उसके बाद भारतेंदु एक बड़े साहित्यकार हुए, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या अध्यापक हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, या जो परफॉर्मिंग आर्ट के विद्यार्थी हैं वो भी भारतेंदु
तो उनका अवश्य उनसे परिचय उनका होगा ही। तो भारतेंदु का नाट्यशास्त्र से क्या संबंध है, इसके संदर्भ में घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल छपा 1789 में। जैसा हमने कहा, छपते ही भारतीय रंगमंच पर, विदेशों के रंगमंच पर उसके प्रयोग भी होने लगे। पहला ही प्रयोग जो अंग्रेजी अनुवाद का, विलियम जोन्स के अनुवाद का हुआ, वो 1789 में ही हुआ। कलकत्ता थिएटर था जिसमें कि शेक्सपियर के नाटक खेले जाते थे, और वो क्लब जैसा था, उसमें अंग्रेज साहब लोग ही नाटक देखने आते थे, और उसमें अंग्रेजी के ही नाटक जो पश्चिमी लेखकों के होते थे वही उसमें होते थे। लेकिन सर विलियम जोन्स तो बड़ी हस्ती थे, विद्वान के रूप में एक बड़े, वो तो वाइसराय के बाद सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे उस समय। तो उनका अनुवाद छप के आ गया, तो लोगों ने कहा भाई इसको कलकत्ता थिएटर में भी खेलते हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद खेला गया अंग्रेजी में। हालांकि जैसे वो विक्टोरियन थिएटर खेल रहे थे, शेक्सपियर के नाटक खेल रहे थे, उसी तरह से उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे एक सिलसिला शुरू हुआ कि अंग्रेजी अनुवाद में हिंदुस्तानी, जो उस समय उर्दू फारसी मिश्रित जो भाषा थी, उसमें तर्जुमा करके शाकुंतल के बहुत सारे प्रयोग हुए। और उनकी हिस्ट्री अगर आप देखें, उसको बताने का यहाँ समय नहीं है, दूसरा मेरा लंबा उस पर लेख है, उसको देख सकते हैं कि उससे दुनिया भारत के कला जगत की किस तरह से शाकुंतल के प्रयोगों से बदलती है और क्यों शाकुंतल खेला जा रहा है। वो एक उपनिवेशवादी दृष्टि के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा रंगमंच ये है और हमारी चेतना ये है, हमारी भारतीय परंपरा ये है। इस दृष्टि से शाकुंतल लोग खेल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पारसी रंगमंडलियाँ उसको जिस तरह से खेलती हैं, उसमें खूब नाच गाने डाल करके उसको प्रेम कथा के रूप में खेलती हैं, उस तरह से तो कालिदास नहीं उसको दिखाना चाहते थे कि केवल रोमांटिक प्रेम भर उसमें उस तरह का हो, और नाच गाने के साथ में बार बार उस तरह से उसमें संवाद हो। तो वो एक तरह से अधःपतन हुआ शाकुंतल को जिस तरह से उन्होंने खेला, क्योंकि वो नाट्यशास्त्र तो नहीं जानते थे जो पारसी थिएटर कर रहे थे। तो 1875 में विक्टोरिया नाटक कंपनी काशी में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद लेकर के, शकुंतला की कहानी का मंचन लेकर के वो आई। भारतेंदु ने कहा कि भाई ये तो कालिदास का नाटक है। वो तो कालिदास को अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, संस्कृत के भी अच्छे पंडित थे। तो देखने चले गए नागरी नाटक मंडली में, जहाँ ये नाटक खेला जाने वाला था। ये नहीं, खुले में होते थे ये। तो नागरी नाटक मंडली तो बाद में बनी है, और हज़ारों दर्शक इनको देखते थे। तो भारतेंदु उसको देखने चले गए। देखते देखते उनको असह्य हो गया, तो गुस्से में उनके भीतर गुस्सा उबलने लगा। और उनके बगल में जो बैठे हुए थे डॉक्टर थीवो थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, विदेशी थे। और प्रमथनाथ थे, वो भी संस्कृत के अच्छे पंडित थे। उनकी अच्छी दोस्ती थी इन लोगों से। भारतेंदु मंडल था। तो उन्होंने जब देखा कि रंगमंच पर जो दुष्यंत का अभिनेता है, दुष्यंत का अभिनय करने वाला है, वो कमर मटका कर नाच रहा है, पतली कमर बल खाए गाना गा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब तो सहा नहीं जाता, ये लोग तो कालिदास के गले पर छुरी चला रहे हैं। यही उनका वाक्य है जो उद्धृत होता है। उठ खड़े हुए कि अब हम कभी नहीं देखेंगे इनका इस तरह का नाटक। उन्होंने कहा कि हम संस्कृत नाटक किस तरह से खेला जाता है और भारतीय रंगमंच क्या है, इसको अब बताएंगे इन लोगों को। इन लोगों ने तो गिरा दिया रंगमंच को। तब उन्होंने नाटक भी वो लिखते रहे, और संस्कृत रंगमंच की आत्मा उनके नाटकों में भी झलकती है। नाट्यशास्त्र को उन्होंने समझा है किस तरह से। उनके रंगमंच संबंधी निबंध अगर आप देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे। नाट्यशास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो भारतेंदु में नाट्यशास्त्र के संस्कार किस तरह से आते हैं। तीसरे बड़े साहित्यकार जयशंकर प्रसाद थे, जिन्होंने ये कहा कि ये जो पश्चिम का रंगमंच है हमारे लिए पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। अच्छा है, कई बातें इसकी अच्छी हैं, इसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें दूसरी तरह का रंगमंच चाहिए। और काव्य कला तथा अन्य निबंध जो उनकी किताब है, उसमें यदि आप निबंध उनके रंगमंच संबंधी देखेंगे तो वो बहुत सारी बातें ऐसी कह रहे हैं जो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के बहुत करीब उनकी चेतना को ले जाती हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि एक धीरे धीरे नाट्यशास्त्र की ज़रूरत महसूस हो रही है बड़े साहित्यकारों के बीच में। बड़े रंगकर्मी भी अनेक हैं जो ये समझ रहे हैं कि एक अलग तरह का रंगमंच चाहिए। पश्चिमी रंगमंच जो चौखटे वाला रंगमंच है, जो यूरोपियन शैली का यथार्थवादी रंगमंच है, जिसमें कि एक अलग प्रिज्म होता है और उसमें हम
एक दर्शक दीर्घा में दूर रह कर के नाटक, एक जादू का तमाशा हमारे सामने हो रहा है, इस तरह से नाटक देखते हैं, वो हमारे लिए नाटक नहीं है, हमारा रंगमंच वो नहीं है, ऐसा वो अनुभव कर रहे थे वो रंगकर्मी। तो ऐसे रंगकर्मियों का भी एक धीरे धीरे समुदाय उभरता है। तो नाट्यशास्त्र धीरे धीरे अपनी एक जगह 20वीं शताब्दी में बनाने लगता है और फिर उसके अनुसार नाट्यशास्त्र का प्रयोग और भारतीय नाटक, भारतीय रंगमंच की खोज हो, भारतीय रंगमंच की आत्मा को फिर से पहचाना जाए, ये कोशिश शुरू होती है। ये कोशिश अभी भी जारी है, हम कह सकते हैं। हम सब लोग इसमें एक तरह से शामिल हैं। नाट्यशास्त्र को फिर से समझा जाना चाहिए। हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा उसमें है जो कि अब हमारे लिए कारगर नहीं रह गया है। हो सकता है कि बहुत कुछ उसमें ऐसा है जो कि जिसको भुला देना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो हम उस दृष्टि से कुछ बातें करेंगे कि नाट्यशास्त्र में ऐसा क्या है जो अब हमारे लिए बहुत विचारणीय है कि क्या हमें इसको अपनाना चाहिए। एक तो जो ख़ास बात नाट्यशास्त्र में है वो भारतीय जीवन बोध, जीवन मूल्यों की है और उसको भरत मुनि ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि नाटक जितना भी होता है उससे पुरुषार्थ प्रवृत्ति होनी चाहिए, पुरुषार्थ सिद्धि होनी चाहिए। पुरुषार्थ वैल्यूज को ही कहते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उनके बारे में विस्तार से बात करने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन उसको भरत मुनि जो है अपनी सारी तार्किकता के साथ में ये प्रमाणित करते हैं कि रंगमंच और नाटक किस तरह से पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराता है। इससे पुरुषार्थ सिद्धि होनी चाहिए। तो केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं होता, मनोरंजन भी होना ही चाहिए, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए वो नहीं होता। नाटक देख करके अगर यदि हमको कुछ मूल्य हासिल नहीं होते हैं, जीवन मूल्य हासिल नहीं होते हैं, संस्कार हमारे भीतर के अच्छे संस्कार नहीं जागृत होते हैं, और सरल भाषा में कहें तो हम पहले से ज़्यादा बेहतर मनुष्य यदि नहीं बनते तो नाटक का प्रयोजन सफल नहीं होता। तो जितना भारतीय रंगमंच है, जो नाट्यशास्त्र का रंगमंच है, वह हमारे भीतर सत संस्कारों को जगाता है, पुरुषार्थ प्रवृत्ति हमारे भीतर जगाता है, जीवन मूल्यों में हमें परिनिष्ठित करता है, प्रवृत्त हमें करता है। वो कैसे प्रवृत्त करता है, इसको जो पूरा शास्त्र है उसके माध्यम से उन्होंने, और तकनीकों के द्वारा भी कैसे हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं रंगमंच पर, इसको भरत मुनि ने सत्यापित किया है, वो बतलाया। तो उसकी ट्रेनिंग लेकर के हम उसको समझ सकते हैं धीरे धीरे कि हाँ सचमुच में बात तो कुछ हो सकता है कि बन रही है। जैसे कि रस का निरूपण उन्होंने किया, तो रस जो है मन बहलाव ही तो रस नहीं होता है। तो जहाँ कुछ नायक नायिका मिल रहे हों, गाना गा रहे हों, प्रेम निवेदन कर रहे हों और चुंबन आलिंगन आदि कर रहे हों, वहीं श्रृंगार रस हो जाएगा, ऐसा भरत मुनि की दृष्टि से तो नहीं कह सकते। वो पुरुषार्थ प्रवृत्ति होनी उसमें होती है या नहीं। तो जितने भी रस हैं वो पुरुषार्थों से जुड़ते हैं। तो इस दृष्टि से भरत मुनि ने कहा कि 4 मूल रस हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स। ये 4 मूल रस हैं। उनसे 4 अवान्तर रस, तो फंडामेंटल रस या बेसिक रस हैं, और उसके बाद सब्सिडियरी रस, अवान्तर रस होते हैं कि श्रृंगार से हास्य होता है, वीर से अद्भुत रस होता है, रौद्र से बीभत्स रस होता है, और रौद्र से भयानक रस होता है, और बाकी उससे करुण रस होता है। तो इस तरह से श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स, इन 4 रसों से 4 अन्य रस निकलते हैं, हास्य, करुण, भयानक और अद्भुत। तो ये जो 4-4 के इन्होंने जोड़े बनाए, ये इसलिए बनाए कि 4 पुरुषार्थ हैं और क्रमशः ये 4 मूल रस चारों पुरुषार्थों से जुड़ते हैं, और ये चारों पुरुषार्थ अकेले नहीं होते। ये खास बात है जो हमारे कला चिंतन में, भरत मुनि के कला चिंतन में है कि काम जो है केवल सेक्स नहीं होता है, काम जो है वह धर्म और अर्थ से जुड़कर के ही आना चाहिए। संपूर्ण जीवन की जो परिकल्पना है उसमें एक काम का विचार है, जो कि प्रेम, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम हो सकता है, प्रेम के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म सम्मत होना चाहिए। जीवन के व्यवहार में जो संपूर्ण जीवन की परिकल्पना है उसमें जो उसका स्वरूप होना चाहिए, उसी रूप में आना चाहिए। तो श्रृंगार जो है काम पुरुषार्थ में
कराएगा। काम पुरुषार्थ अन्य पुरुषार्थों से जुड़ करके ही आएगा, अकेला नहीं आएगा। उसी तरह से रौद्र जो है वो अर्थ पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराएगा, वीर जो है धर्म पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराएगा, और बीभत्स जो है शांत पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराएगा। क्योंकि बीभत्स का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। जुगुप्सा मतलब जितना भी संसार में हेय है, जितना संसार में बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, अधर्म है, अन्याय है, उस सब से नफरत होना, उस सब से नफरत होने से फिर एक शांति की तरफ, शांति की खोज होना। तो इसलिए बीभत्स जो है वह शांत रस में प्रवृत्त कराता है, यह माना गया। तो ये चारों और मोक्ष की तरफ वो ले जाता है। तो ये चार जो मूल रस हैं और उनके साथ जुड़े हुए जो चार अन्य रस हैं, ये चारों पुरुषार्थों से जुड़ते हैं। तो इस तरह से चरचार के जोड़े बनते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो चरचार के जोड़े हैं, ये नाट्यशास्त्र में कई जगह बनते हैं कि चार फिर नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धत। तो धीरोदात्त जो है वीर रस का नायक है, धीर शांत जो है वह शांत रस के लिए होता ही है, धीर ललित जो है श्रृंगार रस के लिए नायक है, और धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत जो रौद्र रस के लिए नायक है। तो चार प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, उनका इन चारों रसों से संबंध जुड़ता है, उनका चार तरह के पुरुषार्थों से संबंध जुड़ता है। इस तरह के जो चार प्रवृत्तियां हैं, चार वृत्तियां हैं, ये हम इन पर अभी विचार करेंगे कि नाटक में वृत्तियां और प्रवृत्तियां होती हैं। तो अभिनेता के लिए चार ही तरह के चैनल्स हो सकते हैं। अभिनेता जो अभिनय करता है, या कवि के लिए भी ये चार चैनल्स हो सकते हैं जो वो नाटक लिखता है, माध्यम हो सकते हैं। तो अभिनेता यदि खड़ा होता है रंगमंच पर अभिनय करने के लिए, तो उसकी देह उसके लिए एक माध्यम है, फिर उसकी एक वाणी उसके लिए माध्यम है, फिर उसका जो मन है, उसकी जो चेतना है, उसमें एकाग्र होकर के रचता है, वह उसका एक माध्यम है। और जो कुछ प्रॉपर्टीज़, कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, वो भी उसके लिए एक माध्यम बनते हैं। तो आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये चार तरह के अभिनय होते हैं। चार मूल रस, चार पुरुषार्थ, चार तरह के नायक, चार तरह के अभिनय, उनसे जुड़ी हुई चार तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, चार तरह की वृत्तियाँ होती हैं, भारती, सात्वती, आर्भटी और कैशिकी। तो भारती जो है वाचिक अभिनय से जुड़ती है, सात्वती जो है वह सात्विक अभिनय से जुड़ती है, आर्भटी आंगिक अभिनय से जुड़ती है, और दाक्षिणात्या भारती, सात्वती, कैशिकी जो है श्रृंगार रस से जुड़ती है। तो ये चारों मूल रस चार तरह की वृत्तियों से, चार तरह की प्रवृत्तियों से जुड़ते हैं। तो ये जो चरचार के कई उसमें इस तरह के जोड़े बनते हैं, उनसे एक तरह का बहुत सारे पैरेलल्स भरत मुनि बनाते हैं। इसी तरह से पाँच के वो कई युग्म बनाते हैं कि 5 अवस्थाएं होती हैं। इसलिए अरस्तु ने यदि 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो भरत मुनि ने 4 अवस्थाएं न बता करके 5 अवस्थाएं बताई हैं। नाटक में किसी भी रंगमंच पर हम जो नाटक खेलते हैं, उसमें आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नेताप्ति और फलागम, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, नेचर ऑफ प्लॉट 5 तरह के उसमें होते हैं, बीज, बिंदु, पताका, अर्थ, प्रकृति, कार्य, ये 5। तो उसी तरह से 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 संधियाँ होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, उपसंहार, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहार, ये 5 तरह की जॉइंट्स होते हैं कथानक के। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इस तरह के जो चरचार के युग में हैं, 3-3 के युग में भी चलते हैं, जोड़े चलते हैं कि एक तरफ कवि है, एक तरफ कवि या नाटककार है, फिर अभिनेता है, फिर दर्शक है। ये त्रिभुज इनका बनता है। कवि जो है काव्य लिखता है, अभिनेता जो है उसको खेलता है, दर्शक उसको देखता है। तो कवि जो है अनुकृति करता है, रचता है, कवि जो है वह अनुव्याहरण करता है, फिर से कहता है जो कुछ संसार में उसने देखा है उसको रचता है, फिर से बयान करता है उसको, फिर से नट जो है उसको फिर से बरतता है, व्यवहार करता है रंगमंच पर उसका। तो अनुकृति वह करता है। अनुकृति का अर्थ यहाँ नकल नहीं है। और दर्शक जो है उसका अनुदर्शन करता है, जो कुछ देख चुका है उसको रंगमंच पर फिर से सजीव होता हुआ फिर से देखता है, नए रूप में देखता है। तो अनुदर्शन उसको कहा उन्होंने। तो अनुव्याहरण, अनुकरण और अनुदर्शन, ये 3 उसकी प्रोसेसेस हुई, प्रक्रियाएं हुई। तो ये 3-3 के भी बहुत सारे युग्म, 3 तरह के रंगमंच होते हैं, ज्येष्ठ, विकृष्ट और अवर होते हैं। चतुरस्र, तिरस्र और आयत, ये 3 प्रकार के शेप और साइज उनके होते हैं। 3 प्रकार के साइज उनके होते हैं, ज्येष्ठ, विकृष्ट और मध्य।
तो कई बार 3-3 तरह के जोड़े उसमें बहुत सारे चलते हैं, कई बार उसमें 4-4 तरह के जोड़े बहुत सारे चलते हैं, 5-5 के भी जोड़े चलते हैं, 6 और 7 के भी बनते हैं, 64 तक ये पहुंचता है कि 64 संधियां होती हैं, 64 हस्त होते हैं। तो ऐसा भरत मुनि क्यों करते हैं? नटशास्त्र में ऐसा क्यों ये सब जटिलताएं हो? बहुत कई बार लगता है कि बेकार इतने सारे भेद उसमें बता दिए गए हैं और सब उलझाव है, ऐसा भी कोई कह सकता है। और हस्त जो 64 बता दिए उन्होंने, इतने सारे, हमको जैसा आएगा वैसा हम हाथ फेंकेंगे, हमें क्या करना उस सब को सीख करके। वो बारीक बारीक कई तरह की हस्त मुद्राएँ हैं, यह भी कोई कह सकता है, उसको कहने का अधिकार है और अपने ढंग से उसको करने का अधिकार है। यह भी भरत मुनि कहते हैं कि हमारे शास्त्र से अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो लोक में जाओ, लोक से सीखो और उसके अनुसार करो। लेकिन सीखना तो कहीं से पड़ेगा ही, चाहे लोक से जा करके, लोक में ऑब्जर्व करके सीखो। जो शास्त्र नहीं पढ़ा है जिसने, वो अपने ढंग से यदि कर रहा है, उसमें कुछ समझ है और कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। भरत मुनि तो खुद ही ये बात बार बार कहते हैं। तो जिसको नाट्यशास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, जिसको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, वो चाहे तो न समझे और न करे, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। समझकर करने पर हो सकता है कि कुछ बढ़िया, कुछ और चमक जाए और कुछ ऐसी चीज़ हासिल हो जाए जो कि अभी तक हासिल नहीं थी, इसकी संभावना बनी रहती है। उसी संभावना के लिए नाट्यशास्त्र हमारे बीच में है, उस पर बात करना सार्थक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये जो बहुत सारी कैटेगरीज बनाते हैं, भेदों भेद में बहुत सारा उलझाव होता है जो कि अंत तक चलता है कि 9 रस हैं, 8 से 9 भी हो गए, शांत रस भी उसमें जोड़ दिया तो उनके फिर 8 या 9 स्थायी भाव हैं, फिर उनके संचारी भाव हैं, कुल मिलाकर के 49 हो जाते हैं। फिर उनके सात्विक भाव हैं, 8 सात्विक भाव हो जाते हैं, स्तंभ, श्वेत, प्रलय, रोमांच, अश्रु, वेपथु इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे भेद, बहुत जटिल वे भेद बताते चले जाते हैं। अभिनय के भी जो है 36 तरह की दृष्टियां हो गई, 13 तरह के सिर हो गए, शिरस जो है और आँखों की पुतलियों के कर्म हो गए, पलकों के कई तरह के कर्म हो गए, गर्दन के, ग्रीवा के हो गए, और अंगों के तो कर्म है ही हैं कि हस्त है, कटी है, पाद है, शिरस है। ये जो लिम्स हैं बॉडी के, उनके बहुत सारे सूक्ष्म कर्म वो बताते ही हैं अभिनय की दृष्टि से। लेकिन जो उपांग हैं उनके बहुत बारीक बारीक बताते हैं कि पुतलियों के कर्म कितने सारे हैं, आँखों की पुतलियों के, आँखों की पलकों के, ओठ के, अधर के कर्म बताते हैं, चिबुक ठुड्डी के भी वो बतलाते हैं। तो ये बड़ा जटिल हो जाता है। जिसको नाटक समझ लिया है उसको अपने आप जैसी स्वतः स्फूर्त होगा वो करेगा। इस सब को शास्त्र में समझने से क्या होगा, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये एक तरह से अन्वितियाँ उसमें बनती हैं, जो नंबर्स का गेम चलता है, उस गेम के पीछे हमको लगता है कि कोई बड़ी विश्व दृष्टि शायद है। और जैसा मैं समझ रहा हूँ कि एक कॉस्मिक रिदम है, एक वैश्विक लय है, उससे नाटक हमको जोड़ता है। तो हमारे रंगमंच पर एक तरह की लय, एक तरह की रिदम आनी चाहिए जो कि वैश्विक लय से जुड़ती है। उसके नाते ये सारे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि प्रवेश भी भरत मुनि बताते हैं, तो कैसे सर्कुलर मूवमेंट के साथ में प्रवेश करना चाहिए, उससे एक रिदम बनेगी। और उसके लिए क्यों सर्कुलर मूवमेंट चाहिए, प्रदक्षिणा करके प्रवेश क्यों करेंगे, क्योंकि रंगमंच पर एक ब्रह्ममंडल है, उसमें देवता प्रतिष्ठित हैं, तो उन देवताओं के लिए वो प्रदक्षिणा करता है और कहीं उनके पैर न छू जाएं उसके, ये सब उसमें विचार करके वो एक सर्कुलर मूवमेंट करके और रंगमंच पर प्रवेश करता है। प्रदक्षिण प्रवेश इसको कहते हैं। तो एक अलग तरह का रिदमिक पैटर्न बनता है। जो पारंपरिक रंगमंच करते हैं उन सभी में आप देखेंगे कि गतियाँ हैं वो अलग तरह की हो जाती हैं, वाचिक भी अलग तरह का हो जाता है। जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आप मोहन राकेश का नाटक खेलते हैं या द्रौपदी नाटक खेलते हैं, तो उसमें हम जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, कई बार वैसे ही अभिनेता बोल रहे हैं, कोई अंतर ही समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप पारंपरिक रंगमंच में जाते हैं तो कावलम नारायण पणिक्कर के नाटक में कई बार अभिनेता संवाद इस तरह से बोलता है जैसे कि वेद मंत्र का पाठ वो कर रहा हो। जैसे चाक्यार कुडियाट्टम में अभिनय करते हैं तो वो वैदिक मंत्रों का जो आरोह अवरोह, उदात्त अनुदात्त स्वरित है, उसके अनुसार वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम रोज़मर्रा के जीवन में बातचीत करते हैं उस तरह से रंगमंच पर बातचीत नहीं की जाती। उसके द्वारा तो हम एक वैश्विक लय से जुड़ना चाहते हैं।
तो हम एक अलग तरह की शैली उसके लिए खोजेंगे जिसमें कि वो पैटर्न बदल जाता है और हम एक अलग तरह के संसार को रचते हैं उसके माध्यम से, और एक कॉस्मिक रिदम हम पैदा करते हैं और एक अनंत से हम जुड़ सकते हैं उसके द्वारा। ये संभावना नाटक खोलता है। जिसको इस संभावना में कुछ नज़र आता है वो इस संभावना के लिए नाटक कर सकता है, नाट्यशास्त्र की पद्धति से नाटक कर सकता है। नहीं तो जो पश्चिम का रंगमंच है बढ़िया उसके हिसाब से नाटक करता रहे, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर तरह के रंगमंच चलते रहेंगे। नाटक की दुनिया की, कला की दुनिया की खूबसूरती यही है कि इसमें सभी तरह के रंगमंच चलते रहना चाहिए और इस जितनी विविधता होगी उतनी ही संपन्नता होगी और एक दूसरे के लिए फिर खिंचाव, आकर्षण उसमें आएगा कि वो जो दूसरा रंगमंच है उसमें शायद कुछ है। तो इसलिए एक दूसरे के संपर्क से हम एक दूसरे को संपन्न कर सकते हैं। तो यह किस तरह से भरत सम्मत जो विधि विधान है वो भारतीय दृष्टि से और भारत का जो रंगमंच है उसकी खोज के लिए हमको कुछ सूत्र दे सकते हैं और भारतीय रंगमंच की अस्मिता की पहचान के लिए शायद सहायक हो सकते हैं और पारंपरिक भारतीय रंगमंच की भी एक समझ हम में पैदा कर सकते हैं। इस दृष्टि से नाट्यशास्त्र की जो पुस्तक है उसको भी पढ़ लेना, सीख लेना हमारे लिए कारगर हो सकता है। नाट्यशास्त्र केवल एक पुस्तक ही नहीं है, एक पूरी परंपरा का वह पर्याय है। उस पुस्तक में वो परंपराएं चूँकि संकलित हैं, वो उन सब परंपराओं का दस्तावेज है जो भारतीय रंगमंच की परंपराएं हैं, इसलिए उस पुस्तक का भी महत्व है। लेकिन नाट्यशास्त्र जिन परंपराओं का पर्याय है उन परंपराओं की खोज फिर से की जानी चाहिए। यही नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता है, यही उसको हमारे समकाल में प्रतिष्ठित करता है, यही उसकी ज़रूरत और अहमियत हमको बताता है। तो उसके 3 आयाम हो सकते हैं कि नाट्यशास्त्र सम्मत संस्कृत नाटक का, हिंदी नाटक का, किसी भी भारतीय भाषा के नाटक का यदि हम प्रयोग करते हैं तो कितनी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि जो भरत मुनि ने रंगमंच बतलाया है, जो नाट्य मंडप बतलाया है, उसको बना करके और उस पर हम खेल करके देखें। जैसे कि नाट्यशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है उसमें उन्होंने नाट्य मंडप बतलाया। जो आदर्श नाट्य मंडप है वो 64 गुणा 32 हाथ का होना चाहिए। उसको आधा 2 भागों में करेंगे, आधे भाग में रंगमंच रहेगा, आधे भाग में प्रेक्षागार रहेगा। उसी से वो कहना चाहते हैं कि दर्शक, और दर्शक शब्द का प्रयोग नहीं है क्योंकि वो देखने का काम नहीं करता है, उसमें शामिल होता है, इसलिए प्रेक्षक वो हो जाता है, प्रकृष्ट इच्छा वो करता है। तो ऑडियंस के लिए जो शब्द या तो सामाजिक आता है, सरदाय आता है, या प्रेक्षक आता है नाट्यशास्त्र में। तो दोनों बराबरी के धरातल पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए आधा आधा हिस्सा नाट्य मंडप का दोनों के लिए निर्धारित किया गया कि 64 गुणा 32 हाथ का जो एरिया है उसमें आधा हिस्सा नटों के लिए, अभिनेताओं के लिए, और आधा हिस्सा प्रेक्षकों के लिए होगा। फिर जो आधा हिस्सा अभिनेताओं के लिए उसको फिर 2 भागों में करेंगे। पीछे के भाग में नेपथ्य गृह होगा, आगे के भाग में रंगमंच होगा, फिर एक मतवारणी होगी, फिर सोपान आकृतियों वाला प्रेक्षागार बनाया जाएगा, फिर उसमें देवताओं का निवेश किया जाएगा, आवाहन किया जाएगा कि देवता इसमें विराज गए हैं। ये सब उसमें एक विधि विधान भी उसके साथ जुड़ा हुआ, और एक एक्सटीरियर है, एक बाहरी खाका है। उस बाहरी खाके को भी यदि हम फिर से बना करके उस पर प्रयोग करते हैं, जैसा कि रीता गांगुली ने करने की कोशिश की, जैसा कि कालिदास अकादमी में कुछ प्रयोग हुए, और जैसा कुछ विजया मेहता ने भी किया, तो ये एक तरीका हो सकता है। उससे कई बार सहूलियत लगती है कि दोनों तरफ 2 चबूतरे बने हुए हैं, उसमें मतवारणियाँ हैं, तो कई बार जो 2-3 दृश्य नाटक में बन जाते हैं उनको दिखाने में सुविधा हो जाती है। संस्कृत नाटक में ख़ास तौर से ऐसा होता है कि अलग अलग ग्रुप्स में पात्र अलग अलग खड़े हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, या कुछ पात्र उस ग्रुप को देख रहे हैं, इस ग्रुप के लोग उसको नहीं देख रहे हैं। ऐसा भास के नाटकों में होता है, कई नाटकों में, मुद्रा राक्षस में भी ऐसा होता है। तो उसको दिखाने में ये जो कक्षा विभाग की टेक्निक है भरत मुनि की, कि एक इमेजिनरी जोन्स हैं उनमें हम विभाजित करते हैं रंगमंच को, और जो मतवारणियाँ भरत मुनि बताते हैं, दोनों तरफ 2 छोटे से रेज प्लेटफार्म्स होते हैं 8 बाई 8 हस्त के, तो उन सब से थोड़ी सहायता मिल जाती है। लेकिन वो एक बाहरी ढांचा हम खड़ा करते हैं,
उससे भरत मुनि के रंगमंच की या नाट्य की आत्मा उसमें आ गई हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार यह भी हो सकता है कि बाहरी ढांचा आप न लें, लेकिन जो भरत मुनि का संस्कार है, उनका जो जीवन दर्शन है, उसको आप साकार करने का प्रयास करें, यह भी हो सकता है। तो एक दिशा तो यह हो सकती है कि भरत सम्मत नाट्य मंडप बनाया जाए। ऐसा नाट्य मंडप अभी तक कहीं बना ही नहीं है। इसके बारे में चर्चाएं खूब हुई और विद्वानों की गोष्ठियां हुई कि भरत मुनि ने जैसा नाट्य मंडप बताया है वैसा बना करके और उस पर खेलने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं स्थायी नहीं बना। अस्थायी रूप से बना करके उस पर खेलने के प्रयास हुए कि जो मौजूदा एक हाल है या बाहर कोई खुला रंगमंच है, उस पर ढांचा वैसा बना दिया जाए और खेल करके देखा जाए, इस तरह के प्रयास हुए। लेकिन पूरा का पूरा थिएटर हाउस ही बन जाए, ऐसा अभी तक किया ही नहीं गया नाट्यशास्त्र के अनुसार। तो ये तो एक अभी काम बाकी है कि इसको भी करके देखा जाए। लेकिन वो भी अगर करके देखा जाएगा तो एक बाहरी ढांचा हम लेंगे उसका, उससे थोड़ा आगे बढ़ करके जो भरत मुनि की अभिनय प्रविधियाँ हैं उनको समझ करके, सीख करके अपनाया जाए कि कितना उसमें से अपना सकते हैं। एक तो उनके आंगिक अभिनय की प्रविधियाँ हैं जो कि बहुत विस्तार से 8वें अध्याय से लगा करके और 12वें 13वें अध्याय तक, और फिर उधर 24वें अध्याय में भी आंगिक अभिनय का उन्होंने बहुत विस्तार से निरूपण किया है। उन आंगिक अभिनय की प्रविधियों को 64 हस्त हैं और 13 तरह के शिर हैं और 36 तरह की दृष्टियां हैं, उनको सीख करके उनमें बहुत सारा तो भरतनाट्यम वाले उनको करते ही हैं, और जो उनके कर्ण और अंगहार हैं उनको भी जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपनाया जाए। तो ये आंगिक अभिनय है। फिर उनका जो वाचिक अभिनय बहुत बारीक है, जो उन्होंने 14वें 15वें 16वें और 17वें अध्यायों में बताया है। 4 अध्यायों में काकू जो इंटोनेशंस है उसके प्रकार उन्होंने बताए, पाठ्य के अलंकार उन्होंने बताए, जो बहुत बढ़िया उनका निरूपण है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि आधुनिक जो कला जगत है उसमें इतना बारीक विचार नहीं हुआ है। अभिनेता की वॉइस की मॉड्यूलेशंस, उससे संवाद कैसे बदलते हैं, तो ये पुराने जो अभिनेता है वो किस तरह से करते होंगे उसका हमको थोड़ा अंदाज उससे होता है। तो ये वाचिक अभिनय हुआ। और फिर सात्विक अभिनय तो भरत मुनि ने जो बताया है, और उसमें उन्होंने कोई भेदोभेद नहीं किए। आप देखेंगे कि आंगिक के उन्होंने हजार तरह के भेद कर दिए। कुल मिला करके अगर आप जोड़ने लगे कि 64 हस्त हो गए और कई तरह के शिरस हो गए और ये सब हो गए, तो बहुत भेद उसमें हो जाते हैं। लेकिन वाचिक के भी उसमें कई तरह के अभिनय हो जाते हैं, लेकिन सात्विक के भेदोभेद उन्होंने नहीं किए। रस और भावों का जो अभिनय होता है वो रस आप समझ लीजिए, भाव आप समझ लीजिए, उसमें फिर ज़्यादा भेदोभेद नहीं बनते। उसके लिए उन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह से कोई अभिनेता, जिस तरह से कोई अपने जीव को दूसरे के देह में पहुंचा दे, तो दूसरे के देह में पहुंच करके उसी तरह से वह दिखने लगता है, वैसी चेष्टाएं करने लगता है। कोई योगी हो सकता है तो अपने जीव को, अपनी आत्मा को वह दूसरे के देह में संक्रांत करा देता है। तो 3 तरह से नाट्यशास्त्र को हम लोग बरत सकते हैं। आधुनिक रंगमंच पर भी संस्कृत नाटकों के प्रयोग पर या लोक नाट्यों के प्रयोग की दृष्टि से, कि हम नाट्यशास्त्र में जो नाट्य मंडप बताया है, प्ले हाउस या थिएटर की बिल्डिंग, एक्सटीरियर जो बाहरी ढांचा उसका बताया है, उसको फिर से खड़ा करें और उस पर प्रयोग करें। यह एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका उसके थोड़ा आगे यह हो सकता है कि जो उन्होंने अभिनय की प्रविधियां बताई हैं उनको सीख करके, उनको समझ करके और उनके हिसाब से भी हम नाटक खेल करके देखें। तो ऐसा भी प्रयोग किया गया। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत मैकेनाइज्ड, यांत्रिक लगने लगता है। ये हमने देखा, जिन लोगों ने प्रयोग किया उन्होंने कहा कि उन लोगों ने सोचा कि संस्कृत नाटक खेल रहे हैं तो इसमें सारे हस्त, हम हर संवाद में हम हस्त मुद्राएं जो है उसकी करा देंगे। तो लगातार जो है वो हस्त मुद्राएं जो अभिनेता है वो करता चला जा रहा है, तो सारा ही एक अलग तरह का नाटक वो हो गया। कई बार तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें एक यांत्रिकता आ जाती है, तो आत्मा फिर नहीं रह जाती। भरत मुनि ये भी नहीं चाहते थे कि इसको यांत्रिक बना करके और उस तरह से ये सारे जो कैटेगराइजेशंस हैं, हजार तरह के जो भेद प्रभेद हैं, उनको बिल्कुल हूबहू वैसा करने की कोशिश करो।
ऐसा भी नहीं चाहते थे वो। लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा है जो मैं बता रहा था कि वाचिक अभिनय में जो उन्होंने स्पीच के मॉड्यूलेशंस, काकू के विधान बताए हैं, पाठ्यालंकार उन्होंने बताए हैं, कैसे आवाज़ ऐसी हो कि बिना माइक के पूरे रंगमंच प्रेक्षागार में दूर दूर तक वो रिजाउंड करे, इस तरह का अभ्यास अभिनेता को होना चाहिए। वो कैसे अभ्यास करे, तो जिस तरह से आंगिक अभिनय के लिए उसको एक एक छोटी छोटी सी देह के अपने हिस्से को किस तरह से वापरना है, किस तरह से बरतना है, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसी तरह से वाचिक के लिए उसको लंबा उतना अभ्यास करना पड़ेगा कि उसके स्पीच मॉड्यूलेशंस उस तरह से तैयार हो सकें और फिर स्वतः फूटने लगे उसके स्वर उस तरह से। ये वाचिक अभिनय की जो उन्होंने तकनीकें बताई। लेकिन केवल इसी का अभ्यास यदि हम करते रह जाएंगे तो उससे हम बाहरी ढांचे पर ही अटके रह जाएंगे। तब सात्विक अभिनय जो उन्होंने बताया है, तो सात्विक अभिनय में जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बहुत भेदोभेद नहीं किए हैं, और स्थायी भावों का अभिनय कैसे करना, व्यभिचारी भावों का अभिनय कैसे करना, रसों का अभिनय कैसे करना, या तो उन्होंने 6 और 7वें अध्यायों में थोड़ा सा इशारा भर कर दिया है कि इस तरह से करे, उसमें आंगिक भी ऐसा होगा, यह वो बताते चलते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने 21वें अध्याय और 26वें अध्याय में सात्विक अभिनय को लेकर के एक बात उन्होंने कही है, जिसको कि मैं कह रहा था कि जिस तरह से कोई योगी अपने जीव को दूसरे की देह में प्रविष्ट करा देता है, तब वह जिसकी देह में भीतर चला जाता है उसी के जैसा दिखने लगता है। उसी के जैसा दिखने तो लगता है, लेकिन इस आत्मा तो जिसकी है उसी की रहेगी, पहचान गायब नहीं हो जाएगी। तो आत्मा उस दूसरे की काया में है और उस काया को नचा रही है। अभिनेता इसी तरह से अपना जो जीव है वह भूमिका की काया में पहुंचा देता है, संक्रांत कर देता है। इस तरह की कुछ बात स्तानिस्लावस्की भी कह रहे थे। उनकी आप किताबें अगर पढ़ें, जिस तरह से वो अपने अभिनेताओं को समझा रहे थे कि ऐसा लगता है कि हम दूसरे के भीतर चले गए हैं और मेटामॉर्फोसिस हो गई है, हम मर कर के एक नया जन्म लेते हैं, यह भी वो कहते हैं। आर्तो भी कहते हैं कि वो अभिनेता जो है वो एक रंगमंच पर एक आग की लपटों में घिरा हुआ शहीद है जो कि मृत्यु से गुजर रहा है और कुछ रच रहा है। उस मृत्यु के समय कुछ नया रचता हुआ वह हुआ करता है, इस तरह की बात कहते हैं। हालांकि वो दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, ब्रेख्त जो कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इन लोगों को जानकारी नहीं थी नाट्यशास्त्र की, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि जो यूरोप का रंगमंच है, चौखटे का रंगमंच है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो अपनी प्रतिभा से वो एशियाई रंगमंच के करीब पहुंच रहे थे। ब्रेख्त ने तो कहा ही कि चीन और जापान और एशिया के जो रंगमंच हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा हमको, ये जो ग्रीक थिएटर है ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और स्तानिस्लावस्की ने कहा कि जो भारत में योगी लोग हैं कुछ ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि वैसा करना आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो भरत मुनि तो ये दृष्टांत दे ही चुके थे कि ये जिसको परकाय प्रवेश कहा जाता है, कि वह अपने जीव को दूसरे की काया में पहुंचा देता है। क्रीपिंग इन द स्किन जिसको कि कहते हैं, कि एक दूसरे की चमड़ी के भीतर आप रेंग रहे हैं, धीरे धीरे सरक रहे हैं दूसरे की काया में, लेकिन पूरी तरह से आप आइडेंटिफाई उससे नहीं हो गए, अभिन्नता नहीं हो गई है। अगर अभिन्नता हो जाएगी तब भी नाटक नहीं हो सकेगा, क्योंकि आत्मा तो रहेगी, वह दूसरी काया को नचाती है, तभी अभिनय कर पाएगा। तो ये जो अभिनय दर्शन है ये भरत मुनि बहुत बारीकी से समझाते हैं। और ये आहार्य अभिनय के प्रसंग में भी वो कहते हैं कि जो आहार्य अभिनय है ये एक तरह से खोल पूरा अपनी देह के ऊपर चढ़ाना। मुखौटा भी यदि हम पहन लेते हैं और पूरे शरीर को भी हम ढक सकते हैं, यह भी हो सकता है कि एक अभिनेता जो है वो एक दूसरा बाना जैसे कि चाक्यार करता है, पूरे मुंह को आच्छादित कर लेता है। कथकली में भी होता है, और पूरे शरीर को भी वह दूसरी तरह से, मणिपुरी में भी नीचे तक का पूरा लिबास उनका इस तरह का हो जाता है। तो एक काया ही दूसरी हो जाती है, उस दूसरी काया में आत्मा तो अभिनेता की रहती है। यह जो भरत मुनि का दर्शन है कि मेरा जो मैं है वह मौजूद है और काया जो पूरी भूमिका की है। ये रिचर्ड शेखनर को आप पढ़ेंगे जो इन्वायरमेंटल थिएटर की बात करते हैं, वो भी इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि जो रंगमंच पर अभ्यास करता है उसको ये सब सूझता है। भरत मुनि हजारों साल की उनकी परंपरा है अब उनके पहले की, तो ये सब चीज़ें वो लोग समझते हैं
उन्होंने कहा ही है कि जो सिद्ध रंग कर्म पहले का है उसको समझ कर के हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं नटों के लिए, कि जो इस समय नट हैं, जो हमारे शिष्य हैं, वो सीख सकें कि रंगमंच आदर्श नाट्य कैसा है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी संस्कारित हो सकें। ऐसा ही उसको अभिनव गुप्त जो उनके टीकाकार हैं वो समझाते हैं कि नाट्यशास्त्र किन के लिए लिखा गया है। तो ये जो एक वैश्विक अनुभव है रंगमंच को लेकर के महान रंगकर्मियों का, उसको नाट्यशास्त्र एक जीवन दर्शन से जोड़ करके, भारतीय मूल्यों से जोड़ करके और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है उस किताब में भी। इसलिए वह किताब हमारे लिए एक तरह से प्रासंगिक हो जाती है और हमारे समकालीन रंगमंच को भी वह संबोधित कर सकती है, एड्रेस कर सकती है। अभी ऐसी संभावना नाट्यशास्त्र में बनी हुई है। और अंत में एक बात और मैं इसमें जोड़ करके इस बात को समाप्त करता हूँ कि नाट्यशास्त्र की अभिनय प्रविधियाँ हमारे लिए कारगर हो सकती हैं। उसमें जो बाहरी रंग मंडप बताया गया है उसका ढांचा हमारे लिए कारगर हो सकता है। उसमें जो जीवन बोध है जो कि हमें एक वैश्विक लय से जोड़ता है, इन सब सारी अभिनय पद्धतियों को लेकर के हम उस वैश्विक लय से कैसे जुड़ सकते हैं जो कि अभिनेता को अनंत की ओर ले जाता है। जो नाट्यशास्त्र का अभिनय दर्शन है कि उसमें नाट्य एक यज्ञ है, तो यज्ञ में जिस तरह से सीमित अहंकार को विसर्जित करके और अनंत से जुड़ता है, व्यष्टि जो है समष्टि से जुड़ती है, तो लिमिटेड सेल्फ जो है अनलिमिटेड सेल्फ से जुड़ जाता है, उस तरह से अभिनेता इसमें अनंत से जुड़ता है। तो उसकी सारी प्रविधियाँ भी इसी दृष्टि से है। जैसा हमने कहा कि उसमें एक ब्रह्म मंडल बताया गया और रंगमंच के हर कोने में कोई न कोई देवता बैठा हुआ है, यह समझ करके ही अभिनेता अभिनय करता है, तो उनका असर क्या पड़ता है ये हम देखते हैं। तो जो देवताओं को नहीं मानते हैं उनको भी अनुभव में तो कई बार ये आता है कि बात तो सही है। जैसे कि नेपथ्य ग्रह और रंगपीठ के बीच में, नेपथ्य ग्रह और रंगशीर्ष के बीच में दीवाल है, दीवाल में 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाज़ों में देहलियाँ हैं, ये जो उसका ढांचा है। और हर जगह देवता मौजूद होंगे तो देहली पर भी देवता हैं। तो भरत मुनि कहते हैं कि एक देहली पर यम है और एक देहली पर नियति है। तो अब इसकी परिणति क्या होगी कि जो अभिनेता दरवाजे को, देहली को क्रॉस करके और रंग शीर्ष पर एंट्री लेता है, प्रवेश करता है, वो या तो अपनी मृत्यु को क्रॉस करता है या अपनी नियति को क्रॉस करता है। तो जो रंगकर्मी का अनुभव है, चाहे वो आधुनिक रंगकर्मी ही क्यों न हो, चाहे वो स्तानिस्लावस्की ही क्यों न हो, वो भी तो यही बात कह रहा है कि मैं एक मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा हूँ और मैं एक दूसरा जन्म ले रहा हूँ। ये अनुभव यदि नहीं होगा तो शायद वो उस तरह का अभिनय नहीं कर पाएगा जिस तरह का अभिनय स्तानिस्लावस्की चाहते हैं और जिस तरह का अभिनय भरत मुनि चाहते हैं। अभिनय तो कर लेगा, हो सकता है कि बहुत तारीफ भी उसकी हो, सिनेमा में भी अभिनय अच्छा करते ही हैं लोग और खूब तारीफ उनकी होती है, बड़े हीरो बन जाते हैं वो लोग और बड़ी इमेज उनकी होती है। और क्यों ना उसी तरह का किया जाए, क्या ज़रूरत है हमको इसके लिए कि हम इतनी सारी जद्दोजहद भी करें, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग भी लेना पड़ती है, बहुत तमाम परेशानियां भी होती हैं। लेकिन जो दुनिया बनती है वो अलग तरह की दुनिया बनती है। उसमें फिर स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि जब इब्सन के नाटक में नायक का अभिनय करते हुए मुझे एकाएक लगा कि मैं दूसरे की काया में चला गया और मैं मर चुका था और मैं एक नया जन्म मैंने प्राप्त किया। तो उस समय जो अपार आनंद मुझे अनुभव हुआ, सृजन का जो अपार आनंद मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक अनंत के धरातल पर हूँ, मैं सृजना की अपार संभावनाएं साकार कर रहा हूँ। तो ये जो अपने सीमित अहम से जुड़ करके असीम से जुड़ने का अभिनय होता है कि वो सब कुछ से जुड़ जाता है उतनी देर के लिए और सारे जो सौंदर्यानुभूति है, कलानुभूति है, जो प्रेक्षक की अनुभूति है वह भी इसी तरह की होनी चाहिए। तो यह जो पूरी प्रविधियाँ बताई गई ये उस अनंत से जोड़ने के लिए बताई गई। तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी कैसे उस पूरे असीम से जुड़ती हैं, ये नाट्यशास्त्र के विधि विधान में हम देखते हैं। तो इसलिए वो देहरी पर जो यम और नियति है कि एक पर गॉड ऑफ डेथ है, एक पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है, तो अपनी डेथ और अपनी डेस्टिनी को क्रॉस करके रंगमंच पर वह एंट्री लेता है। यह उसको, यदि वह आस्तिक नहीं भी है, देवताओं को नहीं भी मानता है, लेकिन रंगमंच को मानता है, तब उसको अनुभव होगा यदि वह सच्चा रंगकर्मी है। लेकिन जो इन चीज़ों को मानता है उसके लिए तो फिर सचमुच में देवता वहाँ पर मौजूद हैं ही।
फिर सचमुच में वहाँ एक ब्राह्म मंडल है, सचमुच में वहाँ ब्रह्मा बीच में बैठे हुए हैं, इंद्र भी बैठे हुए हैं, वरुण भी बैठे, वरुण जो है पूरे प्रेक्षागार में वरुण है, वो समुद्र के देवता हैं, तो पूरा प्रेक्षागार एक तरह का महासागर है, उसमें वरुण रसानुभूति के सागर में वह हमको डुबो देता है। तो ये एक तरह से एक भिन्न देशकाल में हमको नाटक ले जाता है, हमारी सीमित दुनिया से हमें हटा करके एक असीम की दुनिया में हमको ले जाता है। यह जो अनुभव है यह नाट्यशास्त्र देता है। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था कि एक समग्र रंगमंच की अवधारणा नाट्यशास्त्र में बनती है। तो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि उसमें 11 चीज़ें बताई गई, किसी किसी संस्करण में 13 चीज़ें हैं, तो ये 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में 10वीं कारिका में बताई गई हैं। रसाभावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तय सिद्धि स्वरास तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोद्य गान और रंगमंच, ये 11 चीज़ें हैं। 11 चीज़ों के कई के 4 भेद हैं, वो शेष 4 भेदों से जुड़ते हैं, कई के 5 भेद हैं, वो 5 भेदों से जुड़ते हैं। तो इनका एक बड़ा ही जाल जटिल एक नेटवर्क बनता है, उसमें सब एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसमें से पूरे रंगमंच को खड़ा करना होता है, जिसमें कई बार हम कहाँ से शुरू करें यह हम समझ नहीं पाते हैं। एक बड़ी दुनिया में हम चले जाते हैं जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। ये 11 चीज़ों का जो एक भेदों का जो नेटवर्क या जाल है यह उसमें बनता है। तो उस 11 चीज़ों का जो 11 तत्व हैं, रस है, उसमें रस के 9 भेद या 8 भेद हुए, उसमें भी 4 हुए, मुख्य रस और अवान्तर रस, फिर भाव हुए, उसी तरह से 8 स्थायी या 9 स्थायी भाव हो जाएंगे, उसमें भी 4 रसों के 4 स्थायी अलग, 4 अवान्तर रसों के 4 स्थायी अलग हो जाएंगे। अभिनय तो बताया ही उन्होंने, तीसरी कैटेगरी अभिनय है, वो 4 तरह के अभिनय होते हैं, फिर हर अभिनय के कई प्रकार होते हैं। धर्मी 2 प्रकार की होती है, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी। तो जैसा हम जीवन में और जगत में व्यवहार करते हैं वैसा ही रंगमंच पर करता है, लेकिन हूबहू नकल नहीं करता है, उसी को फिर से रचता है, तो लोकधर्मी होता है। और उसमें अपनी ओर से कुछ कल्पना जोड़ देता है तो नाट्यधर्मी हो जाता है। दोनों शैलियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ कर के, नाट्यधर्मी और लोकधर्मी ये एक दूसरे से जुड़ कर के रंगमंच पर आती हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता। लोकधर्मी के बिना नाट्यधर्मी नहीं और नाट्यधर्मी के बिना लोकधर्मी नहीं। तो कई बार इनका रियलिज़म और आइडियलिज़म ऐसा अनुवाद लोग कर देते हैं जो कि सही अनुवाद नहीं है। वो भरत मुनि का जो दर्शन है रंगमंच का, वो एक अलग तरह का है, तो उसमें एक के बिना दूसरा नहीं होता। तो प्योरली आइडियलिस्ट थिएटर नहीं होता, प्योरली रियलिस्ट थिएटर नहीं होता। लोकधर्मी और रंगमंच, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी ये दोनों एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ी रहती हैं। कोई सामने रहती है, कोई पीछे रहती है, ऐसा हो सकता है। लोकधर्मी पृष्ठभूमि के रूप में रहता है, नाट्यधर्मी सामने रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट थिएटर कर रहा है। लोकधर्मी मुख्य रूप से रहता है और उसमें भी नाट्यधर्मी तो रहेगी ही, तो वह रियलिस्ट थिएटर करता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो विभाजन है, उस तरह का भरत मुनि में नहीं है। तो रस है, भाव है, अभिनय है, धर्मी है। वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं, भारती, कैशिकी, सात्वती और आर्भटी, ये चारों प्रकार के अभिनयों से क्रमशः जुड़ती हैं। प्रवृत्तियाँ भी उसी तरह से 4 प्रकार की हैं, अवंती, दाक्षिणात्या, ओड्रमागधी, पांचाली, ये उन चारों वृत्तियों से जुड़ती हैं। सिद्धि 2 प्रकार की होती है, देवी और मानुषी। ये बड़ा बारीक विचार है 27वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में। तो उसमें बहुत सारी बातें जो हमें और कहीं नहीं मिलती, वो भरत मुनि के सिद्धि विचार में मिलती हैं कि नाटक में सिद्धि कैसे होगी। और मानुषी सिद्धि और देवी सिद्धि, ये 2 तरह की सिद्धियाँ वो बताते हैं। तो प्रेक्षकों को कैसे जोड़ा जाए नाटक की दुनिया से, इसमें विचार करते हैं, क्योंकि ये जो रंगमंच है इसमें अकेला नहीं है अभिनेता, उसकी दुनिया में प्रेक्षक भी उसी तरह से शामिल होता है और दोनों एक दूसरे धरातल पर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो ये सिद्धि का विचार है। तो रस, भाव, विनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि। फिर उसके बाद स्वर, आतोद्य और गान, ये 3 संगीत से जुड़े हुए विषय हैं जो कि 28वें अध्याय से 34वें अध्याय तक 7 अध्यायों में भरत मुनि ने बताए। और रंगमंच 11वां अंतिम तत्व है, प्रेक्षागार, जो कि दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया।
तो 11वां तत्व नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में भरत मुनि ने बहुत विस्तार से बताए। इन 11 तत्वों का जो निरूपण है वह नाट्यशास्त्र के रंगमंच को एक संपूर्ण रंगमंच बनाता है। और ब्रेख्त जब कह रहे थे कि हमें टोटल थिएटर चाहिए, तो इतना सारा विस्तार से तो ब्रेख्त ने नहीं बताया जितना कि भरत मुनि ने बता दिया है। इसलिए भरत मुनि कई बार ज़्यादा मददगार हो सकते हैं बजाय ब्रेख्त के, कई बार भरत मुनि ज़्यादा मददगार हो सकते हैं बजाय स्तानिस्लावस्की के, और कई बार भरत मुनि ज़्यादा हमारे लिए गुरु हो सकते हैं बजाय आर्तो के, क्योंकि आर्तो ने बहुत सारी बातें वो कही जो कि भरत मुनि कह रहे थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि भटक जाते हैं, वो खुद फिर सुसाइड कर ही लेते हैं। भरत मुनि का जो जीवन दर्शन है सुसाइड से फिर कैसे बच जाता है अभिनेता, ये भी हमें बताता है। तो ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि जो रंगकर्मी उनको इतने जटिल अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आप दूसरे की काया में चले जाते हैं तो कितना जटिल अभिनय होता है, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो इस तरह की भूमिकाएं करते हैं उनको। लेकिन भरत मुनि जो बतलाते हैं कि वापस कैसे आता है वह उससे, वो कैसे स्वभाव में लौटता है, यह भी उतना ही आवश्यक है। तो वो अपनी आत्मा को नहीं खो देता है सात्विक अभिनय करते समय, आत्मा तो अभिनेता की ही रहेगी, तो वह दृष्टा बना रहेगा। दृष्टापन यदि उसका दृष्टित्व यदि खत्म हो जाएगा तो वो अच्छा अभिनेता फिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारे अभिनेता इस तरह के हो सकते हैं जो कि पूरी तरह से डूब जाते हैं और सचमुच में ही रोने लगते हैं किसी त्रासदी का अभिनय करते समय। उनकी बहुत तारीफ भी होती है कि बहुत बढ़िया अभिनय वो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सात्विक अभिनय वास्तव में नहीं कर रहे हों, क्योंकि जो आत्मा है वो देख रही है कि मैं ये अभिनय कर रहा हूँ। ये जो देखना है ये तो जारी रहना चाहिए। देखना अगर यदि समाप्त हो जाएगा तो उसको साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस फिर होने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत जटिल अनुभव उनसे वो गुजरेगा, तो वो बहुत तनाव से गुजरेगा, उस तनाव से वापस नहीं आ सकेगा यदि वह अपने दृष्टि भाव में अवस्थित होना नहीं जानता है। इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि भरत मुनि जितना आधुनिक रंगकर्म है वह जितना हमें बताता है उससे कुछ और हमें बता सकते हैं और हमारे लिए काम के हो सकते हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र को पढ़ने और सीखने की आवश्यकता रंगकर्मियों के लिए है। यह तो रंगकर्मियों की दृष्टि से हमने कहा, कवियों के लिए भी उसमें बहुत कुछ ऐसा बताया गया कि नाटक अच्छा कैसे लिखा जाना चाहिए, काव्य कैसे अच्छा लिखा जाना चाहिए। 16वां अध्याय जो नाट्यशास्त्र का है वो तो बहुत ही काम का है, और उससे पूरे हमारे काव्यशास्त्र की आधार भूमि बनी है। जितना जो कुछ भारतीय काव्यशास्त्र है, काव्य चिंतन है, वह नाट्यशास्त्र के 6, 7वें और 16वें अध्यायों पर टिका हुआ है। इसलिए भरत मुनि को सारे काव्यशास्त्र के भी आचार्य उद्धृत करते हैं, प्रमाण मानते हैं कि जो भरत मुनि कह गए वही हमारे लिए पूरी तरह से ग्राह्य है, वो सबसे बड़े प्रमाण हैं। और जो नृत्य के आचार्य हैं वो तो मानते ही हैं। तो इस तरह से कला की दुनिया में नाट्यशास्त्र पिछले 2000 सालों से एक प्रमाण बना हुआ था, बीच में वो थोड़ा गुम हो गया था, फिर से हमारे सामने है, उसको फिर से हम सीख समझ करके उससे बहुत कुछ अपना सकते हैं उसको। यह नाट्यशास्त्र की समकालीनता है। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।